मैं हूं आपके साथ सुनीता शर्मा। आज 16 दिसंबर यानी भारत की विजय दिवस का है। आज के दिन भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद भारत ने विजय हासिल की। आज का दिन भारत के लिए बहुत ही खास है। इसी के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है देवानंद जी। तो आइए हम उनसे इस विषय के बारे में बात करते हैं। नमस्कार देवानंद जी। जी नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो सर, आज का दिन यानी भारत का विजय दिवस है, तो हम इस मुद्दे पर आपसे बात करना चाहते हैं। जी, मैं सबसे पहले देशवासियों को और आप सबको बधाई देना चाहूंगा इस विजय दिवस के उपलक्ष्य में, बिकॉज ये वो दिन है 16 दिसंबर 1971 का दिन, जिस दिन भारतीय सेनाओं ने ऐसा वीरता का परचम लहराया था जिससे आज तक हम उनको याद करते हैं। और वो वीरता का एक ऐसा काम था जिसके इस वर्ष में भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस वर्ष को 50वां जो इसका स्वर्ण जयंती वर्ष पूरा मनाया और कल जैसे कि 16 दिसंबर आज के दिन इसका पूरा समापन समारोह किया गया। तो ये मैं बहुत एक बड़ा दिन मानता हूं। और यहीं पर ही देखिए आप, ये एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक ऐसा युद्ध था जिस युद्ध के अंदर इतनी बड़ी विजय सिर्फ इन भारतीय रणबांकुरों को मिली, जिसके फलस्वरूप उस युद्ध के अंदर भारतीय सेनाओं ने, मैं आपको बताना चाहूंगा, युद्ध के अंत के अंदर बहुत बड़ा इलाका पाकिस्तान का हमने कब्जा कर लिया था और 93,000 युद्ध बंदी उनके कैदी बना करके रखे, जिसके अंदर उनके सेना के कमांडर याहिया खान जो वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान के कमांडर थे उनको भी कैदी बना लिया गया था, जो बहुत बड़ी वीरता का काम था। और आप सबको बहुत बहुत साधुवाद कि आप इस विजय दिवस के उपलक्ष्य में, स्वर्ण जयंती दिवस के उपलक्ष्य में आप सबने कार्यक्रम रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। देशवासियों को शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और सर, इसी के साथ मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपसे कि 1971 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1971 में, उसके बाद आप भारत को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए वैसे ये विजय सैनिकों की, रणबांकुरों की विजय, मैं जिसको कहूंगा प्रचंड विजय थी। जी बिल्कुल। लेकिन जब इस विजय के बाद में जब जो काम होता है, क्योंकि भारत हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसके अंदर जो फाइनल फैसले होते हैं वो हमारी पॉलिटी करती है। इतनी बड़ी विजय के बाद देखिए, मुझे आज तक एक सैनिक हूं और बहुत लंबे समय मैंने सेना में मेरा सेवाएं दी हैं और इस चीज को बहुत बखूबी समझता हूं कि इस विजय के इतने युद्धबंदी होने के बाद हमको किस तरीके से पाकिस्तान को घुटनों के बल लाना था। लेकिन मेरा मानना है कहीं उस देश में उस समय की जो पॉलिटी थी, जो राजनेता थे, जो तंत्र में पावर में बैठे थे, उन्होंने कहीं चूक हो गई उनसे। वो चूक क्यों हुई, कैसे ही, वो बात नहीं, पर चूक हुई क्या, मैं आपसे बताना चाहूंगा। जी बिल्कुल। इसके अंदर दो चूक मैं देखता हूं। पहली चूक तो ये कि पाकिस्तान को उसके बाद हमारे सारे मसलों पे हल खत्म कर देना चाहिए था और किसी प्रकार का, बिकॉज 93,000 युद्धबंदी बहुत बड़े होते हैं, इतना बड़ा हमने उनका युद्ध क्षेत्र किया जो नहीं किया उन्होंने उस समय की हमारी सरकारों ने। और दुर्भाग्य देखिए, पाकिस्तान के साथ हमें जो भी अपने, क्योंकि कहते हैं जो विजय होता है वो इतिहास लिखता है। विजय हमारे भारत की हुई, भारत के सैनिकों की, पर जब वो टेबल पे जाके चर्चा करने लगे तो मैं मानता हूं हमारी टेबल के ऊपर हार हो गई, जिसके फलस्वरूप हमने 93,000 कैदी उनको वापस किए बिना कोई, हमारे कैदी आज तक, मैं आपको बता दूं, देशवासियों को बता दूं, करीब 500 के आसपास बीच बीच में खबर आती रहती है कि हमारे युद्धबंदी 71 युद्ध के आज भी पाकिस्तान की जेलों से खबरें आती हैं, जबकि हमने उनके 93,000 वापस किए। पहली बात। दूसरी बात कि पाकिस्तान का कश्मीर को लेकर के या उग्रवाद को लेकर के या कोई भी हमारे मसले थे वो हमने उसको समापन नहीं किया। और एक तीसरा बड़ा भावात्मक मुद्दा है जो आज बांग्लादेश के लोग इस पर, मेरी बात पर विरोध कर सकते हैं, पर देखिए 1971 युद्ध के बाद 16 दिसंबर को बांग्लादेश बनाया गया। मैं देशवासियों से आग्रह कर सकता हूं कि ऐसा क्या कारण था कि जो 1947 तक हमारा ही भारत देश तो था भाई, अंग्रेजों ने किसी साजिश के तहत उसके टुकड़े करके धर्म के नाम पर पाकिस्तान बनाया। जब वो धर्म के नाम पर जिस प्रकार से पाकिस्तान हैंडल नहीं कर पाया, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर लोगों ने हमें बुलाया, हमारी सेना ने वो परचम दिखाया, तो बांग्लादेश बनाने की क्या जल्दी थी?
वो 47 के तरह हमारा बंगाल का हिस्सा था, हमारा बंगाल का हिस्सा रहना चाहिए था, ऐसा मैं मानता हूँ। शायद आज के युवा अगर मेरी बात सही मायने में सुन रहे हैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि इसको बजाय के विजय दिवस के अगले वर्ष से हमको इसको संकल्प दिवस मनाना चाहिए कि हमारा संकल्प जो 1947 के अंदर 14 अगस्त तक जो भारत था पुनः स्थापित करे, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, आपने अभी जैसे बांग्लादेश की बात की, उसी के ऊपर मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि 1971 के युद्ध में जैसे बांग्लादेश का भी उदय हुआ था, तो उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि अखंड भारत जो वैसे तो भारत के हमारे विघटन अंग्रेजों ने 1883 के अंदर शुरू कर दिया था, जब अफगानिस्तान की ड्यूरेंट लाइन को उन्होंने बनाया, और वो किया था उन्होंने सामरिक कारणों से, क्योंकि अफगानिस्तान में जो हमारे जो लोग रहते थे भारतवासी, आपको पता है वो महाभारत से बड़े युद्ध कला में बहुत बड़े हुआ करते थे, और इस कारण वो अंग्रेज उनसे लड़ाई नहीं लड़ पा रहे थे, तो उन्होंने सामरिक और सैनिक दृष्टि से अफगानिस्तान को अलग कर दिया, और सिख जो हमारे पंजाब के थे ये इनके बीच में एक ड्यूरेंट लाइन खींच दी, और करते करते पूरे हमारे इस अखंड भारत के टुकड़े हुए। पर जो 14 अगस्त की रात को 47 में जो टुकड़ा हुआ वो बहुत शर्मसार करने वाला टुकड़ा था। किस लिए हुआ, क्या हुआ, कौन दुश्मन थे, अंग्रेज थे, हमारे खुद के उनके दलाल थे, हमारे कुछ जयचंद थे, वो विषय नहीं है। पर सच्चाई है कि भारत माँ के टुकड़े कर दिए गए, जिसमें पाकिस्तान बनाया गया। पाकिस्तान भी एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान, एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान, जिससे कि हमारे देश को कमजोर करने की रणनीति बनी। और उसका दुर्भाग्य देखिए कि दुनिया के अंदर धर्म के नाम पर अगर कोई राज्य स्टेट बना है टूट करके, वो एकमात्र भारत माँ के टुकड़े करके पाकिस्तान को इस्लाम धर्म के मुसलमानों के लिए देश बनाया गया। और आपने बहुत सही सवाल किया कि उसको 50 वर्ष भी नहीं हुए, उससे पहले पहले वो एक धर्म के नाम पर क्योंकि वो तंत्र वो देश का मैं मानता हूं जो बनाया गया था वो गलत बना, जिसके फलस्वरूप 1971 में उन्हीं के लोगों ने विद्रोह किया। और हमारे साथ उनको मैं कहता हूं ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल एक हो जाने चाहिए थे, पर विडंबना थी कि देखिए उस समय जो लोग अपने आप को, और वैसे भी अंग्रेजों की गुलामी मानता हूं मैं, देखिए उन लोगों को जिन्होंने एक नए राष्ट्र का निर्माण कर दिया हमारी भारत माँ के टुकड़ों को निकाल करके। और मैं यही आपसे एक बात और बताना चाहूंगा सुनीता जी, जैसे चर्चा हो रही है, देखिए इस युद्ध को लेकर के बड़ी बड़ी चर्चाएं होती हैं। किसी एक नेता के लिए हम कहते हैं वो भगवान का अवतार थे, एक दूसरे के लिए कहते हैं, रशिया के लिए हम कहते हैं उसने बड़ी मदद की। पर देशवासियों में आपसे एक सैनिक होने के नाते और एक इस विषय पे ज्ञान रखता हूं, और पूरा राष्ट्र मेरे लिए सबसे बड़ा मेरा देश है, भारत माँ का मैं लाल हूं, और उसको वापस अखंड बने उसके लिए मेरी आवाज उठाता रहूंगा। देखिए आप लोग कहते हैं कि 71 के युद्ध में अमेरिका हमारे खिलाफ था, बिल्कुल खिलाफ था। पाकिस्तान हमारा दुश्मन था, बिल्कुल खिलाफ, वो तो जब से हमारा देश टूटा तब से हमारे खिलाफ थे, कौन सा बड़ा काम। ये कहते हैं कि रशिया ने हमारी मदद की 7th फ्लीट के अगेंस्ट। रशिया ने हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर हिंदुस्तान पे हमला करेगा तो वो उसका जवाब देगा, जिसके कारण अमेरिका हमारे ऊपर कार्रवाई, मिलिट्री कार्रवाई करने में दूर रहा, और रशिया की मदद से हम युद्ध में अमेरिका को दूर रख पाए। रशिया का इसमें कोई ऐसा बड़ा हाथ नहीं था कि उसने युद्ध में विजय तो हमारे रणबांकुरों ने दिलाई, हमें ये याद रखना पड़ेगा। पर उसके बाद क्या होता, देश के साथ कितना बड़ा घात होता है आप सबको पता है। जो आजकल सेक्युलर ब्रिगेड एक नाम चला रहा सुनीता जी देश में, सेक्युलर एक ढिंढोरा पीटते हैं। आपको ज्ञान होना चाहिए सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। वैसे संविधान जब बनाया था वो चर्चा नहीं है, पर संविधान के अंदर सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड नहीं था, पर ये रशिया के दबाव में ऐसा मैं मानता हूं, वरना कोई कारण नहीं था कि जो उस संविधान निर्माताओं ने कहा था कि जो मूलभूत ढांचा है उसको कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। मोदी जी, मुझे बड़ा अचंभा होता है कभी कभी कि आपने इतने बड़े बड़े फैसले किए हैं, जब हमारे मूलभूत ढांचे में संविधान में ये दो शब्द जोड़े गए, सेक्युलर और सोशलिस्टिक, मैं मानता हूं उसको वापस करने की भी आपको पहल करनी चाहिए। और देशवासियों, कोई भी चीज दबाव में की गई हो उसको स्वीकार करना मैं उचित नहीं मानता हूं। ये रशिया का दबाव था, और इमरजेंसी के दौरान जब पूरी ऑपोजिशन जेल में बैठी थी तब ये संविधान में बदली किया गया। मैं मानता हूं सुप्रीम कोर्ट को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए, मोदी जी आपको भी लेना चाहिए, और वापस जो हमारा मूलभूत ढांचा जो हमारा 47 में बना था जैसा भी उसी के तहत होना चाहिए, ऐसी मांग करता हूं। सर, साथ ही आपने एक बात और कही थी सैनिकों के ऊपर, कि सैनिक हमारे देश के ऊपर जो सैनिक है वो शहीद होते हैं, तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि जो सैनिक शहीद होते हैं उनके लिए सरकार उनके परिवार वालों के लिए क्या करती है, वो जानना चाहेंगे। देखिए, मैं देश का बहुत बड़ा आभारी हूं और सरकारों का आभारी हूं।
चाहे वो प्रदेश की सरकारें हो, चाहे राष्ट्र की सरकारें हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे एनजीओ हो, चाहे हर भारत का नागरिक हो। मैं एक सैनिक होने के साथ साथ मैं आपसे नम्र धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप हम सैनिकों का बड़ा सम्मान करते हैं और आपका सम्मान ही हमारी ताकत है। आपने देखा होगा हम कभी सेना ने कभी आपको निराश नहीं किया है। पर यही 2-4 मुद्दे मैं देशवासियों से रखना चाहूंगा, क्योंकि नेताओं से रखना बेकार है। ये वादे करते हैं, वादे रख के तोड़ देते हैं और हमारे कुछ सैनिकों को अपने साथ मिलाकर के कोई किस चक्कर में और कल वो हमारे सैनिकों को भ्रमित करते हैं। सुनीता जी, आपके सवाल का बहुत सही जवाब है। देखिए, मेरे सम्मान है, बहुत धन्यवाद, देखभाल करते हैं, बहुत धन्यवाद। पर कुछ बेसिक ये वो लोग कार्य करते हैं जहां पर सैनिक को बरगलाने का भी काम बहुत होता है। कुछ हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो भी सेना के खिलाफ, सेना के जो जवानों के लिए जो सहूलियत होती है उसको भी कम करने में अपना प्रयास जारी। पर चलिए, देशवासियों से मेरी 2-3 गुजारिश है। 71 वॉर जिसकी स्वर्ण जयंती मना रहे हम, आप सब लोगों ने जिस प्रकार से हमें सम्मान दे रहे हैं, पर आपको क्या पता है 71 में युद्ध के बाद में भारतीय सेना का जो हमारी पेंशन जो मिला करती थी सैनिकों को, उस समय तक हर सैनिक की पेंशन 75% ऑफ बेसिक पेंशन मिला करती थी। और जितने भी भारत के अंदर कोई भी पेंशन का सिस्टम था, जो उसकी बेसिक पेंशन का 25% पेंशन मिला करती थी। आज दुर्भाग्य देखिए, इतनी बड़ी विजय हुई, उस विजय के बाद सैनिकों की तो आपने पेंशन घटा करके 50% लिया है और बाकियों के आगे की। क्या ये सही है? देश को सोचना चाहिए। दूसरी बात, फील्ड मार्शल मानेकशॉ साहब थे, उनके साथ युद्ध में सारा देश मानता है कि वो विजय उनके कारण हुई और मैं मानता हूं वो सेना के लीडर थे और सेना का जो सेनापति होता है उसके साथ होते हैं। पर उनके साथ मुझे थोड़े दिनों पहले तक सुनीता जी पता नहीं था कि उनकी पेंशन तक भारत की सरकारों ने उनको नहीं दी। तो क्या ये देश है, क्या ये पॉलिटी है जिसका धन्यवाद करूंगा कि पुराने अपने प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम साहब ने जब उनको ये पता लगा तो ऐसे देशभक्त लोगों ने उनकी पेंशन दी और वो कई करोड़ रुपए उनकी पेंशन बकाया थी। पर वो एक ऐसे सैनिक थे जिन्होंने कभी देश से शिकायत नहीं की और जब पता लगा तो इस तरह के जो कार्य आपने पेंशन कम कर दी हमारी जवानों की। और तो देखिए, युद्ध के मैं आपके मार्फत आपने सवाल उठाया है, मैं 1-2 चीजें बताना चाहूंगा सैनिकों से जुड़ी हुई। देखिए, सैनिक जब नौकरी करता है तो उसका देहांत भी होता है, चाहे वो ऑपरेशनल कारण हो चाहे नॉन ऑपरेशनल कारण। भारत में कोई भी नौकरी, सरकारी नौकरी ऐसी नहीं है कि अगर एक कर्मचारी की मौत हो जाए तो उसको उसके जो अनुकंपा नौकरी उसके परिवार में किसी सदस्य को नहीं दी जाए, ये आप मानते हैं। लेकिन नागरिकों में, देशवासियों, आपको बताना चाहूंगा, भारतीय सेना में नेवी, एयरफोर्स, आर्मी कोई भी हो, अगर किसी सैनिक की बिना ऑपरेशन यानी बिना युद्ध के दौरान मौत होती है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और देखिए, राजस्थान गवर्नमेंट के मैं कई बार ये मुद्दा उठाता रहता हूं, मुझे दुख हुआ कि आज कुछ अनाउंसमेंट किया है हमारे चीफ मिनिस्टर महोदय ने कि 1971 में जो शहीद हुए उनके परिवारों को भी नौकरी देंगे। क्यों गहलोत साहब, कोई फर्म हमको भीख दे रहे हो क्या, या कोई खैरात में बांट रहे हो? ये सैनिकों का हक है। और आप देखिए, मैं ये मांग करता हूं आज इस विजय दिवस की स्वर्ण जयंती के अवसर पर कि कोई भी सैनिक अगर किसी की उसके सेना के नौकरी के दौरान मौत हो जाती है तो उसका अनुकंपा नौकरी का प्रावधान हर सेंट्रल गवर्नमेंट करे और स्टेट गवर्नमेंट करे, ऐसी मेरी मांग है। और दूसरी, मैं आपसे गुजारिश और करना चाहूंगा क्योंकि सैनिकों से जुड़े हुए मुद्दे हैं। दूसरे, जब सैनिक का वीर गति को प्राप्त होते हैं, कारनामे करते हैं, देश उनका सम्मान करता है, पर इसके ऊपर कोई सरकारी कानून नहीं है। वो मेहरबानी पर हम बैठे हैं। कोई सरकार आती है 5 करोड़ देती है, कोई आती है सड़क निर्माण कर देती है, कोई आती है कॉलेज, पर इसके ऊपर देशवासियों सबको मंथन करना चाहिए। अगर हम भीख नहीं मांग रहे सैनिक आपसे, तो अगर लगता है सैनिक को सम्मान देना है तो बिल्कुल कानूनी तौर पे होना चाहिए जिससे हम मांग कर सकें। आज राजस्थान में देखिए आप, सैनिक रिटायर हो जाता है 35-40 वर्ष की आयु में, बहुत ज्यादा, बिकॉज सेना में जवान चाहिए होते हैं लड़ाई युद्ध लड़ने के लिए। जब रिटायर हो रहा है तो राजस्थान सरकार के अंदर एक रेक्सो नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। आपको जान के बड़ा दुख होगा सुनीता जी, एक अधिकारी को मात्र 10,000 में ये नौकरी देके रखते हैं, सरकारी नौकरी। ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। और लास्टली, अगर आपको हमें सम्मान देना है, सैनिक जो उसका हक है, हमें कोई सरकार भीख नहीं देती है।
ये आपको तय करना पड़ेगा। और अगर आपने उसके नाम का कॉलेज का राजस्थान में कॉलेजों में नामांकन करते हैं साहब, एक परमवीर योद्धा विक्टोरिया क्रॉस कमल राम गुर्जर है, वो करौली के हैं, उनके नाम से ये पॉलिटिकल कारणों से कांग्रेस और जो भी पार्टियां हैं ये फुटबॉल खेलती रहती हैं। अरे भाई, उनकी कॉलेज का नामांकन कर दो, विक्टोरिया क्रॉस है। और जिन कॉलेजेस के ये सुनीता जी नामांकन करते हैं, उसके अंदर जब वो उसके परिवार वाले मूर्ति लगाने जाते हैं बच्चों को मोटिवेशन के लिए, तो ये मूर्ति तक नहीं लगाने देते। नागौर के अंदर एक पिछले 2 साल से मूर्ति बनी हुई है और उसका अनावरण नहीं करने दे रहे। तो मैं आपके इस सवाल के जवाब में मैंने आपसे कुछ सैनिकों की समस्याएं बताई हैं। तो सैनिकों का सम्मान, सैनिकों से अगर आपको रीएम्प्लॉयमेंट देना है तो सम्मान मिनिमम वेजेस के साथ दो। और अगर किसी सैनिक की मौत होती है तो अनुकंपा नौकरी मिलनी चाहिए, या दूसरे नौकरियों में आप देते हैं तो ये सैनिक के साथ अन्याय और ये लीपापोती बंद होनी चाहिए। सम्मान बनता है और सम्मान देश के नागरिक हमारा करते हैं, तो ये सरकारें क्यों सैनिकों को तंग करती हैं और शहीदों के परिवारों को न्याय क्यों नहीं मिलता है, ऐसी मेरी मांग है। मैं ऐसा महसूस करता हूं। और स्पेशली आज स्वर्ण जयंती वर्ष और स्वर्ण जयंती दिवस 16 दिसंबर के दिन मैं ऐसा एक सैनिक मेरे दुखी मन के साथ देशवासियों के साथ गुजारिश कर रहा हूं, इन राजनेताओं से कृपया करके हमें बचाएं और हमारे हकूक दिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद देवानंद जी आपका, जो हमारे सवालों के सभी को आपने जवाब बहुत अच्छे तरीके से दिए। इसी के साथ आप देखते रहिए न्यूज़ 90 पर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।